गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में प्रिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिज्म से प्रकाश का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, प्रिज्म से प्रकाश के डिस्पर्सन कैसे होते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ेंगे और जो स्पेक्ट्रम बनते हैं डिफरेंट कलर्स के उनमें उनकी वेवलेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं, समझ रहे हैं बात को। लाइट का डेविएशन कैसे होता है, डिस्पर्सन कैसे होता है। क्लास 10th लेवल में जितना ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म से रिलेटेड, आज हम लोग उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो प्रिज्म सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रिज्म होता क्या है ना। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड फ्रॉम 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेस। अगर हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हों और 2 ट्रायंगुलर सरफेस हों, वो ट्रांसपेरेंट हों, तो उनको आप ऐसे एडजस्ट करिए कि एक रेक्टेंगल को यहाँ रखिए, एक रेक्टेंगल को यहाँ रखिए और एक रेक्टेंगल को यहाँ रखिए, और 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर। बात नहीं समझ रहे हैं? देखिए, एक रेक्टेंगुलर सरफेस आपके पास ऐसे हो गई, एक रेक्टेंगुलर सरफेस आपके पास ऐसे हो गई और एक कहाँ लगा देंगे, नीचे बेस में ऐसे, ठीक। और ट्रायंगल 2 कहाँ लगेंगे, एक आपके सामने, एक मेरे सामने। आया समझ में? तो इसमें कितने ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं? 3। अगर कहा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए कि प्रिज्म में कितने ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ट्रायंगुलर तो 2 और रेक्टेंगुलर कितने होते हैं, 3। इसका अगर स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये तो इसमें आपके पास देखो ये ट्रायंगल, बाकी ये वाला रेक्टेंगल हो गया, ये वाला रेक्टेंगल हो गया और ये वाला रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म का बेसिक डिफिनेशन है और ये उसका एक छोटा सा डायग्राम है। लेकिन अगर प्रिज्म को तुमको सिंपली बनाना है तो आप जनरली इसको ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। और जो यहाँ पर इसका नाम देते हैं वो है ABC, और जो A है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म और BC कहलाता है बेस ऑफ प्रिज्म। ए को आप क्या बोलोगे, ए को आप बोलोगे एंगल ऑफ प्रिज्म और BC को आप क्या बोलोगे, बेस ऑफ प्रिज्म। और जो ये सरफेस AB और AC है इसी को बोलोगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, AB और AC, इनको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जहाँ पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है। तो जल्दी से इस डिफिनेशन को आप नोट करिए। अब हमारे पास जो मेन हेडिंग हमारी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको समझिए आप लोग। हम मान लेते हैं कि हमारे पास, यहाँ देखिए थोड़ा सा, कि ये हमारे पास कोई प्रिज्म मैंने बनाया, ठीक। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। यहाँ से कोई वाइट लाइट जा रही है। कौन सी लाइट है बच्चों, ये वाइट लाइट है, इसका नाम है PQ। ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई और किस डायरेक्शन में चली गई, QR। और इसके बाद लाइट ऐसे निकल के भाग गई, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, RS। तो ये जो लाइट गई थी वाइट लाइट गई थी और यहाँ से ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और ये इस प्रकार से चली गई। एक्चुअल में अगर इस लाइट को जाना था तो अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये इस प्रकार से सीधे भाग जाती, ठीक है। और अगर मैं जिधर से निकली हुई है इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये यहाँ पर आके कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। यानी कि जो ये लाइट निकली है ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हुई है, इतना इसका विचलन हुआ है, अपने रास्ते से इतने कोण से क्या हुई है, झुक चुक गई है, भाग गई है। अब हम यहाँ से एक डालते हैं नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है, इसका नाम देते हैं MNO, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लाइट में जितनी भी चीज़ें हैं, ये रिफ्रैक्शन तो हो चुका है प्रिज्म से, अब क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड है ये आपको बताना है। तो ए क्या है बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये इंसिडेंस रे थी। PQ क्या है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। QR क्या है,
रिफ्रैक्टेड रे, क्यू आर का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। आर एस क्या है? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और देखो ये जो आपके पास था पी क्यू और एम क्यू, तो एम क्यू नॉर्मल है, पी क्यू इंसिडेंस रे है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई। और इनके बीच जो एंगल बनेगा ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ये वाला एंगल है इसको बोलेंगे ये वाला, इसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। ठीक है ना? तो इनके सबके नाम लिखो। आई को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट एंगल। और बीसी को क्या बोलोगे? बीसी को बताइए? बेस ऑफ प्रिज्म। बीसी को बोलोगे बेस ऑफ प्रिज्म। और इसमें एक छोटा सा एंगल बन रहा है डेल्टा, डेल्टा को क्या बोलोगे? डेविएशन एंगल। क्या बोलोगे बच्चों? डेविएशन एंगल। ठीक है ना? कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है? तो अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्शन के लिए इस डायग्राम बनाने को आता है तो आप इस डायग्राम बनाएंगे और इन सभी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर शो करेंगे, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? नोट डाउन इट। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान देना है कि ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म और जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो एक खास चीज़ है कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों को आप ऐड करिए। किसको? एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के, तो ये बराबर होता है इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल। ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रिज्म का जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो बराबर किसके होता है? द सम ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लो। यहाँ पर एक खास एंगल आया है, डेविएशन एंगल आया है, उसकी डेफिनेशन हमें नोट करनी है। क्या होता है डेविएशन एंगल? आपने देखा था कि ये प्रिज्म था, ये लाइट गई थी, ये रिफ्रैक्ट हुई थी, यहाँ इमर्जेंट हुई थी। एक्चुअल में जाना इसको ऐसे था, तो यही लाइट इंसिडेंट रे कहलाएगी, और जो इसको तुम ऐसे पीछे लाए थे तो क्या कहलाएगी? इमर्जेंट रे। तो द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? तो यहाँ आप लिख सकते हो कि द एंगल सबटेंडेड बिटवीन, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन, लिख लीजिए, इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? चलिए, होता क्या है बच्चों कि अगर आप क्या करिए कि किसी प्रिज्म में, हमारे पास हेडिंग जो है अगली वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हमें देखना है कि ये हमारे पास अगर कोई लाइट गई, कैसी लाइट है ये? वाइट लाइट, तो ये अपने 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में इसका बंटवारा हो जाता है। और वो 7 रंग कौन से बनते हैं? VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो ये घटना घटी कि किसी भी प्रकाश का उसके 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट होना, 7 रंगों में बट जाना, इसी फिनोमिना को नाम दिया गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्या बोलोगे कि व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिटेड इट्स इनटू 7 कलर्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है? तो चलिए हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की परिभाषा लिखवाते हैं आपको। ये डेफिनेशन है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट टू इट्स constituent 7 color on passing through a glass prism is called dispersion of light. These 7 colors are as follows.
क्या होते हैं वो 7 कलर्स? वायलेट, बोलते चलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग इसके होते हैं, ठीक है ना। और एक शब्द इसी में आता है स्पेक्ट्रम। क्या आता है बच्चों? कभी कोई पूछता है स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? तो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट द ग्रुप ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट पास कराई जाएगी तो लाइट का क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन में क्या होते हैं? उसके 7 रंगों में बंटवारा होता है, और उन 7 रंगों में जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसका जो ग्रुप बना, ये जो इसका रंगों का समुदाय बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द ग्रुप ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर टोटली परिभाषा स्पेक्ट्रम बस की मांगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिटेड्स इनटू इट्स 7 कलर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड द कलर ऑफ दीज आर एज फॉलोज। यही कलर आपको लिख देने हैं। कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझ चुके हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट करें। देखिए बच्चों, ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कलर्स द ग्रुप ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्हाइट लाइट जाती है तो उसका डिस्पर्सन होता है, वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो जो 7 रंग बनते हैं उन्हीं के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। और वो रंग कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें आपको ये जानना है कि किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, किसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो जैसे ये क्रम लिखा है, तो अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे आते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? कि फ्रिक्वेंसी का घटता हुआ क्रम। अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज। डिक्रीजेज। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो वेवलेंथ क्या करेगी? वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीजेज। अगर आप ऊपर यहाँ वायलेट से रेड तक जाते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी घटेगी, लेकिन अगर आप वायलेट से रेड तक जाते हो तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है? रेड की है। अगर ऊपर से नीचे आने पर घट रही है तो सबसे कम किसकी हो गई? रेड की। तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? वायलेट की। तो रेड कहाँ से हो जाएगा? सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? वायलेट की। सबसे कम किसकी होगी? सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? वायलेट की। सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये डायग्राम को आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर होगा। अगर मैं कोई भी 2 कलर आपको दूं, मैं 4 रंग आपको देता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन बना के, व्हिच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी ब्लू। इन चारों रंगों में किसका वेवलेंथ मैक्सिमम है? व्हिच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ? बताओ हैं? तो देखो इधर से चलो, आपको रेड नहीं मिला, ऑरेंज नहीं मिला, येलो मिला, तो येलो का होगा। अगर इसी में कहता मैं कि व्हिच हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, अब बताओ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है इसमें? तो यहाँ से आओ इंडिगो। जरूरी नहीं है कि आप रेड रंग ढूंढो उसमें ऑप्शन में, रेड नहीं है तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे अधिक किसका है ये आपको बताना होगा। आई बात समझ में? और अगर 7 रंगों में बात करता है तो हाँ रेड का है वेवलेंथ ज़्यादा और वायलेट की फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा। इसको नोट करिए। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये स्पेक्ट्रम जो आपने देखा है ये विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि आप केवल विजुअल लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फुल स्पेक्ट्रम आपको देखना है, स्पेक्ट्रम ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, अगर उनका आपको स्पेक्ट्रम चेक करना है तो उनको एक क्रम में डिसाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, गामा रेज, दूसरे पे कौन आता है, एक्स रेज, तीसरे पे कौन आता है, अल्ट्रावायलेट, चौथे पे कौन से आता है, विजिबल लाइट, और पांचवें पे कौन से आता है, इंफ्रारेड, छठवें पर कौन से आता है आपका, शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, और लास्ट में क्या आता है, लॉन्ग रेडियो वेव। ये एक क्रम है। जो इसमें विजिबल लाइट है इसी की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और इसी विजिबल लाइट में आपके पास ये विबग्योर आके मिलता है, VIBGYOR। ये जो आपको मिल रहा है विबग्योर, ये किस में मिलता है, विजिबल लाइट में। तो जो आपका ये गामा रेज है, अगर अब यहाँ कहा जाए कि सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो इसी क्रम में चलो, ये भी फ्रिक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है, और ऊपर से नीचे आओगे तो वेवलेंथ का कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज, और वेवलेंथ क्या करेगी, वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फ्रिक्वेंसी यहाँ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर आप पूछूं इन सभी में से तो सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, गामा रेज की। जितनी प्रकार की वेव्स होती हैं उनमें सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी गामा रेज की होती है। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, लॉन्ग रेडियो वेव की। थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को समझ लीजिए कि कोई भी वेव्स अगर इस प्रकार से चलती है तो दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस है, ये भी एक मैक्सिमा पॉइंट, ये भी एक मैक्सिमा पॉइंट, या ये कहो कि जैसे ये जहाँ से चलना स्टार्ट किया 0 से, तो एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी इसकी ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ में आ रही है बात। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कोई वेव जितने साइकिल कंप्लीट कर ले, हमने एक सेकंड का समय दिया, कोई वेव जितने चक्कर लगा ले, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटिंग बाई वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। एक सेकंड में वेव्स द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो गामा रेज है वो खूब पास पास साइकिल लगाएगी या दूर दूर साइकिल लगाएगी, पास पास, और जो लॉन्ग रेडियो वेव है ये कहाँ लगाएगी, दूर दूर। लॉन्ग रेडियो वेव अगर एक यहाँ से प्रोड्यूस कराया जाए तो यहाँ से उठेगी तो जाके आपका कहाँ गिरेगी, 10-20 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से उठेगी तो फिर जाके आगे गिरेगी। इस प्रकार से तो ऐसी वेव्स 10-20 क्या उससे हाई भी जाती है, जितनी बड़ी से बड़ी बना सकते हैं। तो जो आप लोग ये सब मोबाइल टेलीविज़न सिग्नल्स आपके आते हैं ना, तो ये सब किसकी सहायता से आते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, इनकी सहायता से। ठीक है, जैसे कि कोई चौकी में आदमी है, पुलिस वाले हैं, सिपाही अलग कहीं खड़ा हुआ है, तो उसके वायरलेस में उसका नहीं आता है मैसेज, बजता रहता है। तो ये सब कौन करता है, शॉर्ट रेडियो वेव सीधे मैसेज को कन्वे करते हैं उसके पास, उन्हीं की सहायता से वो सीधे जा रहा होता है। आपके मोबाइल में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, आप कहीं भी फ़ोन लगा करके बात कर रहे हो, टेलीविज़न में जो प्रसारण हो रहा है उसमें जो आ रहा है, वो सब किसकी सहायता से आते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव की सहायता से, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये उतनी दूरी तक मैसेज को ले जा सकती हैं। लेकिन जो गामा रेज हैं इनका क्या प्रयोग होगा, ये तो बहुत पास में होती हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर क्या करना है, भेदना है, तोड़ना है, काटना है, तो उसमें अगर गामा रेज का हम फोकस कराया जाए, गामा रेज को हम भेजते हैं, तो ये बहुत पेनिट्रेट करती हैं। तो ये सीधे जाकर के वहीं बिल्कुल एकदम, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या है ज़्यादा, तो एक साथ एक सेकंड में कई सारे साइकिल कंप्लीट करके वहाँ पर हिट करती हैं, जिस कारण से वो चीज़ ब्रेक कर जाती है। आप देखते होंगे एक्सरेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि मानव शरीर के अंदर की टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में एक्सरे का प्रयोग करते नहीं करते हैं, कहते हैं जाओ कि एक्सरे करवा के चले आओ। तो कैसे, सोचो कि इतनी ताकत होती है कि ये हमारे अंदर की हड्डियों तक की इमेज बना पाती है, कौन, एक्सरेज।
अल्ट्रा वायलेट रेज, इसमें क्या होता है कि हमारे वातावरण को थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट रेज से कुछ दिक्कत हो रही थी। कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद जो आती हैं इनका भी प्रयोग होता है। जैसे कि आपको देसी घी की पहचान करना है, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाएगा। शुद्ध अंडों का पहचान करना है, ताज़े अंडे हैं या बासी अंडे हैं, उनमें किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का। जवाहरात, गहने इत्यादि, इन सब में किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का। कौन? सोना, चांदी, आपका डायमंड, ये सब ओरिजिनल हैं, लोकल हैं। तो इस वेव्स का इस्तेमाल करके उनका हम प्रयोग उनकी शुद्धता का पता लगाते हैं। अब विजुअल लाइट आ गई, जिसे आप लोग पढ़ रहे हो। विजुअल लाइट जिसे आप पढ़ रहे हो, कौन सी है ये आपके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा, और रेड की क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो हम इनका भी इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। अब आपने सुना होगा कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? अब थोड़ा सोचो, जिस प्रकाश की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो प्रकाश कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको सोचना है। मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ हाईलाइट करके फिर से बताता हूँ कि जैसे कि वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश की स्कैटरिंग कम होगी। जिस प्रकाश की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। चूँकि रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने स्कैटरिंग के सिद्धांत में यह बात बता रखी है कि किसी भी जो लाइट का स्कैटरिंग होता है वो वेवलेंथ की चौथी घात के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। क्या होता है? लाइट का फैलना। जैसे कि आपको अगर मैं कहता हूं कि 10 लीटर पानी आपको इस जितना मोटा यह मार्कर है इतनी मोटी पाइप के माध्यम से ले जाना है। ठीक, कितना पानी है? 10 लीटर। और 10 लीटर पानी ही आपको इतनी मोटी पाइप के माध्यम से ले जाना है। तो कौन से वाले पाइप से पानी अधिक दूरी तक जाएगा? पतली वाले से, क्योंकि यहाँ लाइट फैला कम है। यहाँ लाइट फैला कम, पानी का फैलाव कम हुआ और वहाँ पानी का फैलाव ज़्यादा हुआ। तो जब पानी का फैलाव जहाँ ज़्यादा होगा वो कम दूरी तक जाएगा और जहाँ उसका फैलाव कम होगा वो अधिक दूरी तक जाएगा। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। उसका मतलब क्या होता है? फैलना। तो जब लाइट फैल जाएगी तो अधिक दूरी तक नहीं जा पाएगी, और जब नहीं फैलेगी तो अधिक दूरी तक चली जाएगी। तो फैलना और ना फैलना ये किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर। कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, लैम्डा का मान ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग का मान क्या होगा? कम होगा। और सबसे अधिक इस विजुअल लाइट में सबसे अधिक किसका होता है वेवलेंथ? रेड का। तो खतरे के सिग्नल लाल इसलिए बनाए जाते हैं कि लाल रंग दूर से ही दिखाई दे, क्योंकि बाकी प्रकाश आते आते फैल जाएंगे, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और वो फैल जाएंगे, तो हमारी आंखों तक नहीं आ पाएंगे और हम खतरे के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन लाल रंग में क्या होता है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये हमको दूर से ही दिखाई दे जाता है और हम उसके पास तक, मतलब उसको दूर से ही पहचान लेते हैं कि यहाँ पर खतरा है। इसीलिए खतरे के सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो इनमें भी सबके अपने अलग अलग यूजेज होते हैं। अब इससे भी अधिक वेवलेंथ अगर किसी की है, किसकी है? रेड से अधिक वेवलेंथ किसकी है? इंफ्रारेड। किसकी है? इंफ्रारेड की होती है। और इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कोहरा जब छा जाता है तो आपको कुछ दिखाई देता है अच्छे से, लेकिन अगर आप इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल करें, इनका इस्तेमाल करें, तो आपको साफ साफ वहाँ दिखाई देगा। क्योंकि ये कोहरे को भी भेद लेती हैं। इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल नहीं फैलती हैं और सटीक चली जाती हैं और आपको वह वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। आपने सुना होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सुने हो? एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज सन इज लाइक रेड कलर। करेक्ट? क्यों? क्योंकि सूर्य में तो देखो जो उससे प्रकाश निकला तो सातों रंग होंगे, उसमें वायलेट भी होगा। आपने कभी कभी रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा, सातों रंग होते नहीं होते हैं? तो जब सातों रंग हैं तो हमको वो लाल दिखाई क्यों देता है? वहाँ से तो सातों रंग चलते हैं लेकिन फैल जाते हैं। जो आपका ये वाला लाल रंग होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण हमारी आंखों तक यही पहुंच पाता है और हमारी रेटिना पर जिस रंग का पार्टिकल जाके हिट करेगा हमारा रेटिना उसी कलर को महसूस करेगा। आई बात समझ में?
तो अब इंफ्रारेड हो गया, इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग को मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वो तो ये है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो केवल एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। कौन सा हिस्सा? विजिबल लाइट का। और आपको खास बात बता दें बच्चों कि विजिबल लाइट मतलब इसे आप देख सकते हैं, बाकी इसके ऊपर वाली लाइट को आप देख नहीं पाओगे और नीचे वाली को भी आप देख नहीं पाओगे। तो इसलिए इनका नाम जो छठ है, इनका नाम किस में रखा गया है? इनविजिबल। और इसका नाम किस में रखा गया है? विजिबल में। करेक्ट। इनको हम क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, आकार में बहुत छोटे हैं, और इनको इसलिए नहीं देख पाएंगे कि आकार में बहुत बड़े हैं। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने वाले उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो हमसे जुड़ी हुई हों। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हमको संबंध बनाने हैं, जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, तो क्या हम लोगों की शादी अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर में हो जाएगी? संभव नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ा है, तो हमारा संबंध वहाँ बनने वाला नहीं है। तो क्या है, ऐसे जो विजिबल लाइट है ये कहाँ शुरू होता है? वायलेट से। ख़त्म कहाँ होता है? रेड से। तो जो ये अल्ट्रा वायलेट है, देखो इसके नाम में वायलेट आया नहीं आया? तो ये लगभग इसके जैसा नेचर रखता है। तो हम अगर अल्ट्रा वायलेट हमारे अड़ोस पड़ोस कहीं दिखता है तो हम उसको सह सकते हैं, क्योंकि हम वायलेट को सह चुके हैं, और हम रेड को भी सह चुके हैं, इसलिए हम इंफ्रारेड को भी सह सकते हैं। तो हल्का फुल्का इन दोनों को हम फैमिलियर अपना मानते हैं, और इन्हीं लोगों से अपने हम काम ज़्यादा यूज में ला सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को। आई बात समझ में? खैर, इसको नोट करिए जल्दी से स्ट्रक्चर को पूरा। देखो बच्चों, ये एक चार्ट छोटा सा है आपके सामने है। इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी आपके पास ये 7 कलर्स थे, उन सभी की अलग अलग वेवलेंथ और उन सब की अलग अलग फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ को हम लोगों ने यहाँ एंगस्ट्रॉम से डिनोट किया है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने कहाँ से दिखाया है? हर्ट्ज से। ठीक है ना? ये चार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आप इसका क्या करिएगा कि इसको याद रखिए, किसकी वेवलेंथ कितनी होती है और किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। हम लोग अगली क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे हैं बात को? स्पेक्ट्रम के टाइप्स देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, और फिर जितना भी इसका शेष चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।